Hello dear students, again I am coming with the consignment problems, and it is the most important topic when there is a existence of normal loss and abnormal loss simultaneously. जब हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी अपीयर होते हैं, देन हाउ टू ट्रीट, हाउ टू कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस एंड हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. तो ये हमारा जो सम होता है जहां पे हमारी नॉर्मल लॉस भी होती है और एबनॉर्मल लॉस भी होती है, देयर इज ए सम ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो सिंपल होता है, यहाँ पे कोई भी इनवॉइस प्राइस हमारे सामने नहीं होता, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पे होता है. बट अवर स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड हाउ टू डील विद नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस साइमल्टेनियसली इन कंसाइनमेंट अकाउंट. So I have thought that I should prepare some lecture so that our students will be feeling ease in the solving this problem. तो हमारे स्टूडेंट्स को बड़ा इजी लगे, बड़ा उनको इंटरेस्टिंग लगे कि जब हमारे पास नॉर्मल लॉस भी हो और एबनॉर्मल लॉस साइमल्टेनियसली हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी होती है और क्लोजिंग स्टॉक की भी हम कैलकुलेशन करते हैं. जैसा कि हमें पता है नॉर्मल लॉस की यूनिट की कोई भी वैल्यूएशन नहीं होती, चाहे हमारा नॉर्मल लॉस केजीज में हो चाहे यूनिट्स में हो. देयर इज ए नो वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस, देयर इज नेवर वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस. हम वैल्यूएशन किसकी करते हैं? एबनॉर्मल लॉस की करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की करते हैं. तो कैसे हम वैल्यूएशन करेंगे अगर हमारे पास नॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल लॉस साइमल्टेनियसली हो? तो जैसे कि हम अपनी बुक्स को चेक करते हैं, वहां पे अगर सॉल्व प्रॉब्लम भी गिवन हो या हमें इलस्ट्रेशन भी गिवन हो, देयर इज ए नो क्लैरिटी. वहां पे हमें क्लैरिटी नहीं होती कि कैसे हम सॉल्व करें. देयर इज ओनली फॉर्मूला गिवन कि कैसे हम जब नॉर्मल लॉस होगा नॉर्मल लॉस होगा इसका फार्मूला कैसे बनाया गया है, एंड देयर इज ए ओनली आंसर इन द बुक एज इलस्ट्रेशन. तो हमारी बुक्स में कोई भी प्रॉपर हमारा मेथड गिवन नहीं होता जिससे हमारे स्टूडेंट्स को बड़ा इजी हो सके कि कैसे वो सॉल्व करें, अंडरस्टैंड कर सके. तो मैंने ये प्रॉब्लम बनाई है ताकि हमने कई तरह के स्टेप्स लिए. मैंने एक तरफ यूनिट्स लिए, एक तरफ उनकी कॉस्ट ली है, फिर हमने प्रोसीजर यहाँ पे डिस्कस किया है हाउ टू कैलकुलेट. जब हमारी नॉर्मल लॉस भी होगी तो कैसे हमें सम में स्टडी करना है, सम में स्टडी करने के साथ साथ हमें अपने यूनिट्स को फिल करना होगा, उनकी कॉस्ट को करना है, साथ साथ में हम कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी. तो अगर हम वीडियो को पूरी तरह से वॉच करते हैं देन वी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली then how to solve abnormal loss and calculation of closing stock in case of simultaneously appearing of normal loss and abnormal loss. तो मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम बनाई हैं. It is my number 1 problem and second problem is this. दोनों को हमने प्रॉपरली डिस्कस किया, द सीक्वेंस वाइज हमने डिस्कस किया. पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे, जैसे हमारे सामने गिवन होगा वैसे ही हम उनके अमाउंट की वैल्यूएशन करेंगे, सो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले मैं, इट इज माई 9th वीडियो फॉर कंसाइनमेंट अकाउंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट अकाउंट. तो यहाँ पे हमने 9th लेक्चर लिया इन द कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए, जो मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है. तो ये होगा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस साइमल्टेनियसली. पहले हम प्रॉब्लम को स्टडी कर लेते हैं. A consigned to B 400 kgs of cotton at the rate of rupees 200 per kg. अब A हमारा यहाँ पे कंसाइनर है और B हमारा कंसाइनी है. A कंसाइनमेंट कर रहा है 400 kg of cotton at the rate of 200 per kg. In this sum there is a no invoice price. जब भी हमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के सम मिलते हैं एग्जामिनेशन में तो ये कॉस्ट प्राइस का ही सम होता है. तो यहाँ पे 400 kg कंसाइन की जा रही है बाय A to B एट द रेट ऑफ 200 पर kg. अब A ने इंकर की है 1600 ऑन फ्रेट एंड 400 ऑन इंश्योरेंस.
अब एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हमने कहा था कंसाइनर के जो भी एक्सपेंस होते हैं ऑल आर डायरेक्ट। तो कंसाइनर ने क्या क्या इंकर किया, 1600 फ्रेट पे इंकर किया और 400 इंश्योरेंस पे उन्होंने इंकर किया। तो इसका मतलब 2000 जो हमारे कंसाइनर के हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माने जाएंगे, वो हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। 40 kgs ऑफ गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो जो भी हमारा लॉस इन ट्रांजिट होता है या लॉस इन गोडाउन होता है या लॉस बाय फायर होता है, इनको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो जब भी हमारी पिलफरेज होती है, कोई लॉस इन फायर, लॉस इन ट्रांजिट, सो दीज आर अज्यूम टू बी एबनॉर्मल लॉस। तो पहले हमारा इस सम में एबनॉर्मल लॉस की हैपनिंग हुई और 40 kg हमारे एबनॉर्मल लॉस हो गए। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 6400 आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। अब रास्ते में 40 kg डैमेज हो गए जिसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अब गुड्स को रिसीव करने के बाद बी ने स्पेंड किया 600 ऑन कैरेज। अब बी जिसको हम कंसाइनी कहते हैं इस सम में, उसके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी हैं। तो जैसे हमने कहा था डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं कंसाइनी के, जिसको हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं अप टू गो डाउन। जब तक हमारी गुड्स गो डाउन तक नहीं पहुंचती तब तक जब भी कंसाइनी जो भी एक्सपेंडिचर इंकर करता है उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहते हैं। आफ्टर गो डाउन, एक बार गो डाउन में गुड्स को रिप्लेसमेंट रखने के बाद या स्टोरेज करने के बाद, आफ्टर दैट देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कंसाइनी का जो 600 है वो डायरेक्ट माना जाएगा जो कैरेज में है। सेलिंग और गो डाउन रेंट जो बाद वाले हमारे एक्सपेंडिचर है उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसके बाद 240 kgs ऑफ गुड्स वर सोल्ड, इतने का हमने बेचा। पहले हमारी एबनॉर्मल लॉस हुई है और बाद में कहते हैं 2 kg ऑफ गुड्स वर लॉस ड्यू टू ब्रेकेज। अब लास्ट में अब हमारी दो तरह की लॉस है। पहले हमारी एबनॉर्मल लॉस आई है इन ट्रांजिट में, और गोडाउन में जब कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंच चुकी हैं वहां पे हमारी नॉर्मल लॉस हुई है 2 kg हमारी ड्यू टू ब्रेकेज हुई है, जिसको हमने एबनॉर्मल लॉस माना है। अब हमें एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इट इज द सम। यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल लॉस जो हो रहा है वो ट्रांजिट में हो रहा है और नॉर्मल लॉस कहाँ पे हो रहा है, वो कंसाइनी के गोडाउन में हो रहा है। तो जब भी इस तरह का सम हो हमें कैसे करना होगा, अगर हम बुक्स में देखते हैं वहां तो ओनली एक फार्मूला गिवन होता है, दैट इज नॉट क्लियरिंग टू द स्टूडेंट। उसके लिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर पॉइंट नहीं होता कि हम क्या करेंगे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लासीफाई किया, सम को बिल्कुल हमने स्टडी किया, स्टेप्स हमने बनाए हैं, स्टेप्स वाइज हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने यूनिट्स और केजी लिए, यहाँ पे मैंने कॉस्ट ली है। और स्टेप्स को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं जैसे हमारे सामने गिवन है, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया केजीज, क्योंकि हमारी गुड्स केजीज में है, और यहाँ पे हमने कॉस्ट रुपीस का कॉलम बना दिया। अब सबसे पहले इन्हें गुड्स को कंसाइन किया 400 kg एट द रेट ऑफ 200 पर kg। अब मैंने यहाँ पे केजीज लिए और यहाँ पे अमाउंट बनाया जिसको हम कहते हैं कॉस्ट रुपीस। अब सबसे पहले केजीज कितनी है 400, अगर हम इसको 200 पर केजी से मल्टीप्लाई करें तो हमारी टोटल कॉस्ट होगी 80,000। अब जैसे ही गुड्स कंसाइनर ने कंसाइन की, उन्होंने कितने एक्सपेंडिचर इंकर किए 2000, क्योंकि कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं। तो मैंने किया 1600 प्लस 400, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ऐड कंसाइनर एक्सपेंसेस। तो इसका हमने अमाउंट में पुट कर दिया 2000। पहले हमने गुड्स का टोटल लगाया 80,000, फिर 2000 उसमें एक्सपेंसेस को ऐड किया जो हमारे कंसाइनर ने इंकर किए। इसका मतलब हुआ 400 kg का टोटल अमाउंट अब तक बनता है 82,000। जैसे हमारे स्टेप में आएगा, अगर वो कहता है नॉर्मल
लॉस हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट भी हम लेस कर देंगे और उनकी वैल्यूएशन करके अमाउंट को भी लेस कर देंगे। तो ब्रैकेट मींस आई एम डूइंग नेगेटिव लेस कर रहा हूं, तो यहाँ पे होगा लेस एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि पहले हमारा जो 40 kg है वो हुआ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो जब भी ट्रांजिट में लॉस होता है हमारे कंसाइनर के ही ओनली एक्सपेंसेस जो होते हैं प्रोपोर्शनेट वो ऐड होते हैं एबनॉर्मल लॉस में। अगर कंसाइनी के गोडाउन में होता है तब हम बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं। अब हमारा हो रहा है कंसाइन गुड्स इन ट्रांजिट, तो ट्रांजिट में ओनली कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 40 kg लिया और यहाँ पे हमने वर्किंग नोट बनाया कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। तो 40 इंटू CP, अब कॉस्ट प्राइस कितना है 200, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगा 8000। अब हम करेंगे ऐड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो अगर कंसाइनर 2000 एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है कितने केजी पे 400 पे, तो हमने प्रोपोर्शनल लगाया 2000 डिवाइडेड बाय 400, तो 40 केजी पे कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 40, तो ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर हमारे आएंगे 200। तो सबसे पहले हम मेन कॉस्ट लेते हैं, वो बनी है 8000, उसके बाद हमने प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर लिए 200, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट का अमाउंट होगा 8200। अब जैसे हमारे सामने गिवन है तो पहले हमें एबनॉर्मल लॉस गिवन है, तो मैंने जैसे स्टेप हमें गिवन है हमने 40 kg को लेस किया, क्योंकि ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो यहां से भी लेस हो रहा है। इनकी कॉस्ट कितनी है 8200, तो ये भी हमने लेस कर दी। लेस का मतलब है ये अब एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि जो हमारे पास 400 kg थे उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 40 kg, जिनको इन ट्रांजिट मानते हैं, तो ये हमारा लेस हो जाएगा, तो उसका अमाउंट भी लेस हो गया। अब हम साथ साथ में करते जाते हैं, ये बनेगा 360 kg और यहाँ का अमाउंट लेस करने के बाद अब हमारी कॉस्ट भी लेस हो जाएगी, तो ये बनेगा 73800। अब मुझे क्या करना है, जैसे हमारा स्टेप पता है, जब रास्ते में लॉस हो चुका है, अब कंसाइनी को गुड्स मिली हैं, तो हमने कंसाइनी के इन सम में जब भी हम करेंगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के सम करेंगे, हम ऐसा वर्किंग नोट बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, तो वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ही हमें इंक्लूड करने हैं। अब जैसे हमारे बी को गुड्स मिली तो बी के मुझे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लेने हैं। अब मैंने लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, जैसे हमारा स्टेप बनता है, और कंसाइनी का एक ही एक्सपेंस है वो है कैरेज, जिसको हम डायरेक्ट मानते हैं 600, तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ₹600 ऐड कर दिया। इसका लॉजिक ये है क्योंकि हम अपने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे इन दिस स्टेप, जो हमारे स्टेप्स बने इन दिस परफॉर्मा। तो यहाँ पे ओनली डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड करते हैं। तो अब हमने कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इंक्लूड किए, ऐड किए, ये बनेंगे 600, इसको भी हमने ऐड किया। अब टोटल कॉस्ट हो जाएगी 74500। तो यहाँ तक जैसे हमें सम मिल रहा है, हम बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं, यहाँ तक हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को लीव कर दिया। उसके बाद सेल का पॉइंट आया कि हमारे कंसाइनी ने कितनी सेल की है, वो भी हमने देख लिया। लेकिन उसके पहले हमें ये करना होगा, सेल हमें बाद में इंक्लूड करनी है जब भी हम ये स्टेप्स बनाएंगे, पहले मुझे नॉर्मल लॉस को इंक्लूड करना है। अब कंसाइनी के गोडाउन में नॉर्मल लॉस हो रहा है 2 kg। अब नॉर्मल लॉस की कभी भी वैल्यूएशन नहीं होती, लेकिन इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं और इससे हमारे यूनिट जो है वो डिक्रीज होंगे।
तो सबसे पहले हमें सेल भी गिवन होगी, तो हमारे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट नोट करना है कि सेल को वो लास्ट में इंक्लूड करेंगे, पहले हमें नॉर्मल लॉस को इंक्लूड करना है, क्योंकि पहले हमने अब नॉर्मल कर लिया, अब हमें नॉर्मल लॉस को इंक्लूड करना है। अब यहां तक हम पहुंचे हैं, अभी तक हमारा 360 kg था और टोटल कॉस्ट अब तक कितनी हो गई है 74,400। अब हम पहले करेंगे नॉर्मल लॉस, उसके बाद सेल के यूनिट को कंसीडर करेंगे, ये हमें नोट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं करूंगा नॉर्मल लॉस। अब लेस हम करें नॉर्मल लॉस केजीज, ये होंगे 2 kg। अब 360 kg थे, यहां से 2 kg भी डिडक्ट हो गए, अब हमारे पास बचते हैं 358 kg। लेकिन नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कभी भी नहीं होती, उसको हमने नील लिया, नो वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस, सिर्फ हमारे केजी लेस होंगे या यूनिट लेस होंगे। तो मैंने 2 kg लेस किया, अब हमारे पास रह गया 358 kg, जिसकी वैल्यूएशन वही आ रही है 74,400। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट को चेक करना है। तो पहले हमने अब नॉर्मल लॉस ली, फिर मैंने नॉर्मल लॉस की यूनिट को लेस किया, एट लास्ट जो हमें सेल के यूनिट गिवन है अब हमने उसको भी डिडक्ट किया, ताकि हम चेक करें कि हमारे कंसर्न के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक के केजी जो रिमेनिंग है जिसकी हमें वैल्यूएशन करनी है। अब यहाँ पे हम करते हैं लेस सोल्ड केजी, ये हमारे पास गिवन है 240, इसको भी हमने केजी में लेस किया, लेकिन इसके अमाउंट को हम बिल्कुल नहीं लेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल मल्टीप्लाई अमाउंट का नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा सेल प्राइस है। हमें यहाँ पे कॉस्ट देखना है, वी आर ओनली कैलकुलेटिंग कॉस्ट। तो मैंने सिर्फ यूनिट कंसीडर करने हैं सेल की, वो कितने हुए 240, जिसको हमने लेस कर दिया, लेकिन इसकी कॉस्ट हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसका सेल प्राइस होता है, इसकी कॉस्ट नहीं होती। तो इसलिए हमने इस अमाउंट को नहीं लेना, लेकिन हमने केजी को कंसीडर करना है, सोल्ड यूनिट्स को हम कंसीडर करते हैं एट लास्ट में। तो ये हमने लेस कर दिए, तो अब रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 118 kg। अब हमें वैल्यूएशन करनी है क्लोजिंग स्टॉक की, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा। तो जब भी हमें ये करना हो तो सेल से पहले जितने यूनिट बचे हों और जितनी उसकी वैल्यूएशन होगी वही हमारा बेसिस ऑफ प्रपोर्शन बनेगा इन द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे स्टूडेंट्स को प्रोसेस को नोट कर लेना, जैसे हमने ये प्रोसेस बनाया इसी वे से वो इसको सॉल्व करेंगे। तो कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम, कोई जितनी मर्जी मुश्किल प्रॉब्लम होगी, दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय देम इजीली। तो यहाँ पे हमें सेल के यूनिट को बाद में हम कंसीडर करते हैं। तो अब ये जो 358 था, ये इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 7440, यही हमारा बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन बनेगा। उसके बाद हमने सेल के यूनिट को लेस किया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में, जो हमारे केजी बचते हैं 118। अब यहाँ पे हमने बेस लगाया, अगर 358 केजी की कॉस्ट कितनी है वो हमें गिवन है 74,400। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की, तो ये बनेगा 74,400 डिवाइडेड बाय 358। सेल से पहले वाला जो भी केजी होंगे कॉस्ट होगा वही हमारे बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन बनेगा। जो सेल के यूनिट को लेस करने के बाद जो हमारे यूनिट बचेंगे उनकी हम कैलकुलेशन एज ए क्लोजिंग स्टॉक के रूप में करते हैं। तो हमने लिया अगर इसका बेस हमारा ये कॉस्ट है तो 118 का क्या अमाउंट होगा, तो ये हमारा प्रोपोर्शनेट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, ये बनती है 74,400 डिवाइडेड बाय 358 इंटू 118। तो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, जो हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी, ये बनेगी 24,523।
तो ये मैंने पहली प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे हमें सम मिलता है, जैसे हमें स्टेप्स गिवन है, अगर एबनॉर्मल लॉस पहले तो हम एबनॉर्मल लॉस की पहले कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमें बुक में गिवन है, जैसे सम में केजी हमें गिवन है, जैसे एबनॉर्मल लॉस है वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे हमें ओनली डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इंक्लूड करने हैं इन सम में, क्योंकि कंसाइनर के सारे ही डायरेक्ट होते हैं और कंसाइनी के अप टू गो डाउन तक उनके डायरेक्ट होते हैं। आफ्टर गो डाउन उनके सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 600 उसके डायरेक्ट लिए और कंसाइनर के सारे लिए। पहला मेरा ये सम था। अब हम सेकंड प्रॉब्लम में आ रहे हैं। अब सेकंड में हमने सिर्फ लॉस को चेंज कर दिया है। अब लॉस का हमने क्या किया, अब हमने क्या, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा चेंज है, एज्यूमिंग रिमेनिंग डिटेल्स आर सेम। अब मैंने ये एज्यूम कर दिया कि रिमेनिंग कॉस्ट हमारी सेम है, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 40 केजी का, जो कंसाइनी के गोडाउन में हो रहे हैं। अब यहाँ पे इन ट्रांजिट हो रहे थे। अब हमने माना जो 40 केजी का नॉर्मल लॉस है वो कंसाइनी के गोडाउन में हो रहे हैं, और 2 केजी जो नॉर्मल लॉस है वो हमारा इन ट्रांजिट में हो रहा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम को चेंज कर दिया जाए, फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन को। अब यहाँ पे हमें पहले क्लियर है कि नॉर्मल लॉस की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, वो सिर्फ यूनिट में लेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिया था हमने एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं एबनॉर्मल लॉस वही 40 केजी का, वो हम ले रहे हैं कंसाइनीज गोडाउन में। तो जब भी एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में होता है तो वहां पे कंसाइनर के भी प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं और कंसाइनी के भी प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं, तब हमारे एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होती है। अगर रास्ते में होते, जिसको इन ट्रांजिट में कहते हैं, वहां पे हमने सिर्फ कंसाइनर के ऐड किए थे। अब यहाँ पे वही सम को अब मैं दोबारा कर रहा हूं, थोड़ा चेंज हमने कर दिया। अब जो लॉस है एबनॉर्मल लॉस को कंसाइनी के गोडाउन में कर दिया और नॉर्मल लॉस को हमने इन ट्रांजिट में कर दिया। अगर इस तरह का हो तब हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। अब यही वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहते हैं, और वही स्टेप मैंने कहा था हम प्रॉपरली सम को स्टडी करेंगे। जैसे हमें स्टेप बताए, जैसे वो बता रहा है कि ये हुआ, दिस हैपेंड, इसका मतलब उसकी हम कैलकुलेशन इमीडिएटली साथ में वर्किंग नोट में करते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे केजीज बनाए, अगेन यहाँ पे हमने कॉस्ट बनाई। इसको मैं अगेन दोबारा कर रहा हूं जैसे हमें स्टेप गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं गुड्स सेंट। अब ए कंसाइनर ने बी को कितनी गुड्स सेंड की, उसने की 400 केजी, जैसे हमने वहां पे किया था, एट द रेट ऑफ 200। 80,000 की कॉस्ट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, 80,000। अब जैसे गुड्स सेंट की, इमीडिएटली कंसाइनर के एक्सपेंसेस इनकर होते हैं और कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट, तो हमने कंसाइनर एक्सपेंसेस किए 2000, ये भी हमने ऐड कर दिया। अब 400 केजी का टोटल कॉस्ट बन जाती है 82,000। अब उन्होंने कहा कि 2 केजी हमारे रास्ते में नॉर्मल लॉस हो गया, जैसे बुक में मेंशन है, अब हमने चेंज कर दिया, नॉर्मल लॉस हो गया। जैसे हमारे सामने आता है, क्योंकि रास्ता पहले आता है, कंसाइनी का गोडाउन बाद में आता है, हमें ये ध्यान देना है। हमें ये नहीं देखना अब इन्होंने 40 केजी लिखा है गोडाउन में, लेकिन पहला आएगा इन ट्रांजिट, पहला स्टेप हमारा इन ट्रांजिट होगा। तो इन ट्रांजिट में कितना लॉस हुआ, 2 केजी, जो हमारा नॉर्मल लॉस है, तो हमने यूनिट में लेस कर दिए नॉर्मल लॉस 2 केजी। तो हम नॉर्मल लॉस में सिर्फ केजी लेस करते हैं, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं आती, तो रिमेनिंग हमारे केजी बनेंगे 398 केजीज और इनकी कॉस्ट कितनी होगी 82,000।
जैसे हमारा स्टेप गिवन है, पहले हमने इन ट्रांजिट में जाना होता है, फिर हम कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचते हैं। जैसे हमारा ट्रेंड होता है वैसे हमें यहाँ पे सॉल्व करते जाना है। तो पहले आएगा इन ट्रांजिट, तो 2 हमारे यूनिट नॉर्मल लॉस हो गए, लेकिन नो कैलकुलेशन, लेकिन हमारे केजी लेस हो जाएंगे 398 और इनकी कॉस्ट कितनी होगी 82,000। उसके बाद अब कंसाइनी को गुड्स मिली और कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितना किया। अब कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर 600 रहेगा, जिसको हम ओनली कैरेज ही कहते हैं। अप टू गोडाउन में कैरेज ही आएगा और यही डायरेक्ट होगा। अब हमने ऐड किया कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा 600, तो 82,000 में मैंने ऐड किया 600। अब तक हमारे पास 398 केजी चल रहे हैं और इनकी कॉस्ट अब कितनी ऐड होने के बाद बन गई 82,600। अब हमारे पास 440 केजीज, अब 40 केजी का लॉस हुआ कंसाइनी के गोडाउन में, जिसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनीज गोडाउन। तो ये 40 केजी, अब हमें 40 केजी की कैलकुलेशन करनी है। तो यहां तक जो भी हमारे पास बेस बना था, इसको कहते हैं बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। तो जो हमारा लेटेस्ट बेस बनता है प्रपोर्शन का, उसी को हम कैलकुलेशन का बेस बना लेते हैं। अब मुझे एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है, तो ये बनेगा 398 केजी की वैल्यूएशन कितनी है 82,600। तो 40 केजी की क्या होगी, ये हम थोड़ा सा प्रपोर्शन लगाएंगे। ये बनेगा 82,600 डिवाइडेड बाय 398 इंटू 40। तो हमारा जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होगी, जिसको हम कहते हैं कंसाइनीज गोडाउन में, जो हमारा एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होगी वो बनेगी 8,301 रुपी 50 पैसे, जिसको हमने माना 8,302। अब हमारे 40 केजी भी लेस हुए, यहाँ पे हम यूनिट में यूनिट लेस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट हमने कैलकुलेशन की उसको भी हमने अमाउंट को लेस कर दिया। अब हमारे कंसर्न के पास 398 माइनस 40, अब कितने रह गए हैं 358 केजी, और इनका कॉस्ट कितनी रह गई, इसको लेस करें तो ये बनेगा 74,298। ये हमारी रिमेनिंग कॉस्ट रहेगी। अब हमें सेल के यूनिट को लेस करना है, जैसे हमने लास्ट में किया था। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को नोट कर लेना चाहिए, पहले हम एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करते हैं, एट लास्ट में हम अपने सोल्ड यूनिट की कंसीडरेशन करेंगे और हम यूनिट को लेस करेंगे। तब हम देखेंगे कि रिमेनिंग स्टॉक हमारा कैसे था। अब सेम प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे किया, 240 हमने लेस किया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी सेम ही आएगा 118 यूनिट। लेकिन यहाँ पे अब बेस क्या होगा, अब जो सेल के यूनिट लेस करने से पहले जो हमारे केजी या यूनिट बचते हैं और जितनी हमारी टोटल कॉस्ट है, दैट विल बी बेसिस ऑफ कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक। इट शुड बी नोटेड बाय स्टूडेंट, इनको नोट कर लेना चाहिए। सेल के यूनिट अगर हम लेस करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट रह जाते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन का बेस है वो सेल यूनिट के ऊपर जो हमारा टोटल था, अभी सोल्ड यूनिट को हमने लेस नहीं किया, वही हमारा बेस बनता है इन द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास 358 केजी हैं, जिनकी कॉस्ट बनती है नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन को कम करने के बाद ये बनता है 74,298। अब इसका ही हमारा बेस बनेगा ताकि हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर सकें। अब यहाँ भी हमने दो ही काम किए, यहाँ भी हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा पिक्चर को चेंज कर दिया। अब हमने 40 केजी को गोडाउन में लॉस माना, एबनॉर्मल लॉस, और 2 केजी को हमने इन ट्रांजिट का नॉर्मल लॉस माना। उसमें हम चेंज देखना चाहते हैं कि हमारी एबनॉर्मल लॉस के आंसर में क्या डिफरेंस आया और क्लोजिंग स्टॉक में हमारा क्या डिफरेंस आया। तो बिल्कुल
हमारे स्टूडेंट को यही बेस लेना है। अब जैसे लास्ट में अब हम प्रोपोर्शन लगाएंगे, 358 का हमारा बनता है 74 to 98। अगर 118 होगा तो क्लोजिंग स्टॉक की क्या कैलकुलेशन होगी, तो बिल्कुल हमने लिया 74 to 98 डिवाइडेड बाय 358 इंटू 118। अगर हम करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आती है 24,489। इसी को हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में पुट करेंगे और हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी राइट। तो ये मैंने स्टेप बिल्कुल वैसे बनाए जैसे हमें अगर इन ट्रांजिट आता है तो ट्रांजिट की पहले कैलकुलेशन करते जाओ, अगर नॉर्मल लॉस लिखा है तो नॉर्मल लॉस के यूनिट लेस करते जाओ, अगर अब नॉर्मल लॉस लिखा तो उसकी कैलकुलेशन भी कर लो, वो भी अमाउंट भी लेस कर दो और यूनिट भी लेस कर दो। बाद में अगर नॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसके यूनिट को हम पहले लेस कर देंगे, फिर हम बेस बनाते हैं। जो हमारा कैलकुलेशन का बेस होता है वो सेल से ऊपर होता है, लेकिन जो सोल्ड यूनिट अगर हम लेस करते हैं वो लेस करने के बाद हमें ओनली क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट दिखाई देते हैं, वो सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन का बेस लेना है तो हम सेल से इमीडिएटली ऊपर वाले जो भी यूनिट बनते हैं और उनकी कॉस्ट उसी का बेस हम बनाते हैं। जैसे हमने वहां पे भी इमीडिएटली यही बनाया, तो ये भी हमारा बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन यही था। लेकिन सोल्ड यूनिट की अमाउंट को हम कभी भी कॉस्ट प्राइस में नहीं डालते, उनके यूनिट को ही लेस करके कंसीडर करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हमारे स्टूडेंट इसको लर्न करें। कैसे हम करेंगे, हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अगर साइमल्टेनियसली आता है तो किस तरह हम स्टेप बनाते हैं, तो हमें यूनिट के अलग स्टेप बनाने हैं और कॉस्ट को अलग अलग कैलकुलेट करते जाना है। जैसे हमारे सम में लिखा है वैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे। पहले इन ट्रांजिट आएंगे, बाद में कंसाइनी के गोडाउन में आएंगे। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द इंपॉर्टेंट सम इजीली। थैंक यू वेरी मच।